शादी के इंतज़ामात में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं इतनी शान से बारात लेकर जाना चाहता हूँ कि लोगों को पता चले आज रजब अली शाह अब्रिश को बयाने आया। मेरी मोहब्बत का सबूत सारी बरादरी तक पहुँच जाना चाहिए। फ़ोन पर हिदायत देते रजब अली शाह ने हुक्म भरे लहजे में कहा था। वो बेहद खुश था। निचला लब दांतों तले दबाए वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उसे अब्रिश का ख्याल आया था। फ़ोन पर बात करते हुए भी वो उससे कितना शर्माती थी, और अब जब वो उसे अपनी बीवी बनाने जा रहा था और वो भी इस शान के साथ, तो न जाने उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। वो अपने ख्यालों में गुम था जब कमरे का दरवाज़ा बजा। वो बेख्तियार चौंका। अम्मा जान अंदर दाखिल हो रही थी। रज़िया बेगम मुस्कुराते हुए अंदर आईं और उन्होंने आगे बढ़कर रजब अली का माथा चूम लिया। कितना खुश है मेरा बेटा, माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें नज़रे बद से बचाए और तुम्हारी होने वाली दुल्हन के साथ तुम्हारा नेक नसीब बनाए। रज़िया बेगम की दुआ पर रजब अली मुस्कुरा दिया था। खुश क्यों ना हो अम्मा जान, खुश क्यों ना हूँ अम्मा जान। 8 साल मैंने आज के दिन का इंतज़ार किया। अमेरिका में हर गुज़रते दिन के साथ मुझे बस यही ख्याल आता था कि कहीं मेरे जाने से पहले अब्रिश किसी और की ना हो जाए। कॉलेज में दाखिले के दौरान जब मैंने उसे देखा था तो फ़ैसला कर लिया था कि मैं इसी से शादी करूँगा, और आपने वाकई इस बात का सबूत दिया कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, जो आपने मेरी पसंद को इतनी खुशी से कबूल कर लिया। रजब अली ने प्यार से अपनी माँ के हाथ को चूमा तो वो मुस्कुरा दी। उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब तरह का दर्द था। रजब समझ नहीं पाया। तभी कमरे के खुले दरवाजे से शगुफ्ता फुप्पो अंदर दाखिल हुई। गाड़ियों की एक लंबी कतार बारात के साथ जाने के लिए तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही शानदार बारात का इंतज़ाम किया। लेकिन शगुफ्ता फुप्पो ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। रजब ने चौंक कर उन्हें देखा। रज़िया बेगम का चेहरा भी बुझ सा गया था। रजब बेटा, ये ठीक है कि तुमने 8 साल अपनी खुशियों का इंतज़ार किया और आज तुम अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें कुछ अर्सा इंतज़ार कर लेना चाहिए था। तुम्हारा बड़ा भाई जेल से रिहा हो जाता तो तुम उसे भी अपनी खुशियों में शामिल कर सकते थे। शगुफ्ता बेगम की बात पर रजब के चेहरे पर तारीक साया लहराया। वो खामोश हो गया। रज़िया बेगम ने बात संभाली। दरअसल शगुफ्ता, अब्रिश बहुत खूबसूरत और काबिल लड़की है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि अब तक उसका रिश्ता कहीं नहीं हुआ था और उन्होंने हमारे रजब अली को हाँ कह दी। वैसे तो वो लोग दरमियाने तबके के लोग हैं, लेकिन अब्रिश मुझे बेहद पसंद है, इसलिए मुझे लगता है कि देर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देर करना मुनासिब नहीं था। रज़िया बेगम की बात पर शगुफ्ता फुप्पो खामोश हो गई थी। वो खामोशी से कमरे से निकलती चली गई। उनके जाने के बाद रज़िया बेगम भी उसे जल्दी तैयार होने का कहते हुए कमरे से चली गई। जब रजब ने जेब में रखा हुआ मोबाइल निकालकर अब्रिश का नंबर मिलाया था, दूसरी जानिब वो कमरे में तारीकी की बेड पर औंधे मुँह लेटी थी। उसकी आंखें किसी गहरे नुक्ते पर जमी थी। स्याह बाल कमर के नीचे तक जाते थे। वो बेहद हसीन थी। मोबाइल पर आती जब रजब अली की कॉल देखकर वो एक लम्हे के लिए खामोश सी हुई, मगर उसने कॉल रिसीव नहीं की। कमरे की फिजा जैसे यकदम बोझल सी हुई थी। रजब अली की बेताब सरगोशियाँ उसके कानों में गूंजने लगी थी, मगर उसके दिल को खुश करने की बजाय एक अजीब खौफ सा था जो उस पर तारी हो रहा था। फ़ोन बजकर खामोश हो गया और तभी दस्तक देकर हमदान साहब अंदर दाखिल हुए। वो उसके बाबा थे। तुम्हारी सहेलियाँ आ गई हैं, बाहर सारे मेहमान भी जमा होना शुरू हो गए हैं। तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? पार्लर जाने के लिए भी तुमने मना कर दिया। हमदान साहब ने धीमी सी आवाज़ में उससे पूछा था। अब्रिश ने अपना झुका हुआ सर उठाया तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। बड़ी बड़ी सब्ज आंखों में ज़माने भर का कुर्ब जमा था। बाबा, क्या हम जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक है ना? उसकी आवाज़ में बेबसी थी। हमदान साहब ने सर झुका लिया। उन्होंने खामोशी से अपनी व्हील चेयर मोड़ी और बाहर जाने लगे, मगर बाहर निकलने से पहले उन्होंने गर्दन मोड़कर अब्रिश को देखा। ये सही है या नहीं, मगर ये ज़रूरी है। तैयार हो जाओ, रजब अली की बारात बस आने वाली है। हमदान साहब कमरे से चले गए। अब्रिश ने घुटनों में मुंह छुपा लिया। रेशमी बालों ने बिखर कर उसे जैसे ढांप लिया था। मोबाइल पर एक दफ़ा फिर रजब अली की कॉल आ रही थी। शेरवानी पहनते रजब ने आखिरी दफ़ा अब्रिश को कॉल मिलाई, मगर उसने कॉल रिसीव नहीं की। शायद मसरूफ़ होगी, आखिर उसे मेरे लिए दुल्हन भी तो बनना है। मुस्कुराते हुए रजब अली ने सोचा। आईने में उसे अपना अक्स नज़र आ रहा था। वो बेहद खुश था। आज से 8 साल पहले जब उसने कॉलेज में दाखिला लिया था
तो उसे अपनी क्लास फेलो अब्रिश से अजीब सी उनसियत महसूस हुई थी। वो सब्ज आंखों वाली हसीन परी पहली नज़र में उसके दिल को घायल कर गई थी। शायद अब्रिश को भी वो अच्छा लगा था। यही वजह थी कि दोनों में इतनी तेज़ी से कुर्बत हुई कि चंद माह बाद जब बाबा ने उसके अमेरिका जाने का फ़ैसला किया तो अब्रिश फूट फूट कर रो दी, मुझे छोड़कर मत जाओ रजब। रजब ने उसका हाथ थाम लिया था। खुद उसके दिल भी बुरा हो रहा था, मगर जाना भी ज़रूरी था। अमेरिका पहुंचते ही जब भी उसे मौका मिलता वो अब्रिश को फ़ोन किया करता। शुरू में तो कुछ अर्सा दोनों की पाबंदी से बात होती रही, मगर उसके बाद न जाने अब्रिश का फ़ोन कहीं खो गया या क्या, कि जब भी वो अब्रिश का नंबर मिलाता बंद होता था। खुद वो भी अमेरिका की सख्त पढ़ाई में इतना मसरूफ़ हुआ कि राब्ता करने का होश ही नहीं रहा। मगर अब्रिश की याद उसके दिल में हमेशा सलामत रही थी। ढेरों के हिसाब से वो अब्रिश को ख़त लिखता था उसके घर का एड्रेस पर, मगर अब्रिश का कभी जवाब नहीं आया। वो बेचैन रहने लगा। किस्मत की करनी ऐसी हुई कि वो इन 8 सालों में एक दफ़ा भी पाकिस्तान नहीं आ सका, और जब उसने पहली बार पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा, सबसे पहला काम उसने अब्रिश को तलाश करने का किया था। उसके पुराने जानने वाले दोस्त के ज़रिए उसे अब्रिश के मौजूदा घर का पता चल गया था, और उस रोज़ जब उसके घर के बाहर अपनी गाड़ी के साथ वो टेक लगाए खड़ा था, वो तैयार होकर अपने घर से निकली। वो करीबी स्कूल में जॉब करती थी। रजब को देखकर वो हैरान रह गई। शायद उसे यकीन नहीं था कि वो पलट आएगा, मगर अब्रिश को देखकर रजब की तो आंखें ही चमक उठी थी। वो पहले से कहीं ज़्यादा हसीन हो गई थी। वक्त ने उसके कदो खाल को निखार दिया था, मगर न जाने वो क्यों खामोश खामोश सी रहने लगी थी। रजब की मोहब्बत में कई गुना मज़ीद इजाफा हो गया। यही वजह थी कि उसने चंद दिन भी सब्र नहीं किया और अपनी माँ को उनके घर रिश्ता लेने के लिए भेज दिया था। तो उसकी खुशकिस्मती थी कि अब्रिश के बाबा ने उसके रिश्ते के लिए हाँ कह दी, और रजब अली उसका तो दिल इतना बेताब था कि वो एक हफ़्ता भी सब्र न कर सका, और उसने 3 दिन बाद ही बारात अब्रिश के घर ले जाने का फ़ैसला कर लिया था। जल्दी आओ, हमें देर हो रही है, बाहर से सब लोग आवाज़ें लगा रहे हैं। रजब ने मोबाइल जेब में डाला, हाथ पर घड़ी बांधी और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल आया। उसकी बेताबियाँ अरूज पर थीं। सजी संवरी हवेली से गाड़ियों का ये काफ़िला निकला। गांव के बाहर शहर के आगाज़ पर ही अब्रिश का घर था। थोड़ी ही देर बाद बारात उसके छोटे से मगर पुरसकून घर के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। शादी वाली रौनक और हंगामे अब्रिश के घर भी नज़र आ रहे थे। बारात का शानदार इस्तकबाल किया गया। शहनाइयों की आवाज़ गूंज रही थी। रजब अली की कार का दरवाज़ा खोलकर उसे नीचे उतारा गया। दूल्हे के रूप में वो शानदार लग रहा था। वो इस्तेहकाक से कदम उठाता खूबसूरती से सजे उस छोटे से घर में दाखिल हो गया। बारात आ गई का शोर बुलंद हुआ। अंदर कमरे में आईने के सामने बैठी अब्रिश का दिल काम कर रह गया। उसकी सहेली सानिया ने उसे बेहद खूबसूरती से तैयार किया था। नाजुक सा टीका माथे पर टिकाते हुए उसका दुल्हन का रूप मुकम्मल हुआ तो सानिया साकित रह गई। तुम बेहद हसीन लग रही हो आज तो रजब अली भाई अपनी मोहब्बत को पाकर निहाल हो जाएंगे। सानिया की आवाज़ में शरारत थी। अब्रिश हल्का सा मुस्कुरा दी। जल्द ही दरमियान में लगे एक पर्दे के दोनों अतराफ में अब्रिश और रजब अली को लाकर बिठा दिया गया। रजब के दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी। आज वो दुश्मन जान हमेशा के लिए उसकी होने वाली थी। महीन पर्दे के दूसरी जानिब उसका सुर्ख रंग का खूबसूरत घेरदार लिबास नज़र आ रहा था। उसने घूंघट निकाल रखा था। उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, मगर उसे पता था कि वो क़यामत से कम नहीं लग रही होगी। निकाह पढ़ा दिया गया। कबूल है कहते साथ ही अब्रिश रजब अली की दुल्हन बन गए। सब रजब अली को मुबारकबाद दे रहे थे। भला सबके नसीब में कहाँ होता है अपनी बरसों पुरानी मोहब्बत को पा लेना। अब्रिश के दिल को कुछ होने लगा। खूबसूरती से बनाए गए स्टेज पर रजब अली के साथ उसको बिठाया गया तो सानिया ने अब्रिश का हाथ पकड़कर उसे उसके बराबर बिठा दिया गया। फोटोग्राफर धड़ाधड़ उनकी तस्वीरें उतार रहा था। वो बड़ी मुश्किल से 5 मिनट साथ बैठा और उसने रुखसती का शोर मचा दिया। सभी लोग मुंह दबाकर हंसने लगे। अरे दुल्हा को कितनी जल्दी है दुल्हन को अपने साथ घर ले जाने की, देखो तो। औरतें एक दूसरे से हंसते हुए बोली। अचानक अब्रिश को अपनी पीठ पर 2 लड़कियों की सरगोशी सुनाई दी। किस कदर खुशकिस्मत है ये अब्रिश, इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना हसीन और काबिल दुल्हा मिला, वो भी वो जो बैरून मुल्क से पढ़ कर आया। अब्रिश का दिल एकदम बैठ सा गया। दूसरी लड़की कह रही थी कि हाँ, ऐसा लगता है जैसे दूल्हे वालों को कुछ पता ही नहीं। अब्रिश की हथेलियाँ पसीने से भीगने लगीं। चंद लम्हे पहले वो जो नई ज़िंदगी के शुरू होने पर खुद को खुशकिस्मत
खुश किस्मत तसव्वुर कर रही थी। अचानक खौफसदा होने लगी। किन ख्यालों में गुम हो अबरीश? आओ। अबरीश अपने ख्याल से चौंकी। उसके सामने हाथ बढ़ाकर रजब अली खड़ा था। उसने खामोशी से अपना हाथ रजब के हाथ में दे दिया। हमदान साहब की दुआएं लेकर वो घर से रुखसत हुई थी। रजब अली की शानदार सजी सजाई गाड़ी में उसे रजब के मुकाबिल बिठा दिया गया। आगे ड्राइवर था। रजब ने अपनी गाड़ी में किसी और को नहीं बैठने दिया। वो पूरे रास्ते जी भरकर अबरीश को देखना चाहता था। मैं तुमसे हर चीज़ का बदला लूँगा अबरीश। मैंने इतने ख़त तुम्हें लिखे, तुमने किसी ख़त का जवाब नहीं दिया। तुमने अपना फ़ोन नंबर तक बदल लिया और मुझे बताया तक नहीं। क्या तुम्हें ये लगता था कि मैं बाहर जाकर तुम्हें भूल जाऊंगा? कितना गलत सोचती थी तुम मेरे बारे में। अबरीश ने चौंक कर रजब की तरफ देखा। वो गंभीर लहजे में कहता दिलचस्पी से उसे ही देख रहा था। उसका ये रूप रजब के लिए कातिल था। वो पुराना घर अब्बू का सरकारी मकाम था, इसीलिए हमें उनकी रिटायरमेंट के बाद घर तब्दील करना पड़ा। फ़ोन चोरी हो गया, इसलिए ना ख़त का जवाब दे सकी ना कॉल्स का। अबरीश ने धीमे लहजे में कहा तो रजब हंस पड़ा। अरे तुम तो घबरा गई। मैंने तो वैसे ही बात की थी। उसने आगे बढ़कर ड्राइवर को तेज़ गाड़ी चलाने की हिदायत की। उसे सब्र नहीं हो रहा था कि 1.5 घंटे का ये फासला वो 10 मिनट में तय कर ले। शायद उसके कहने का ही असर था कि महज 1 घंटे के बाद ही वो लोग हवेली के अंदर मौजूद थे। हवेली में पूरे गांव के अफराद जमा थे। रस्मों का एक लंबा सिलसिला था जिससे गुजरते गुजरते अबरीश थकने लगी थी। भारी लहंगा अब उससे संभाला नहीं जा रहा था। कंधों में अलग दर्द हो रहा था। उसने मदद तलब निगाहों से दाएं बाएं देखा। रजब साथ ही बैठा उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। बस कर दे अम्मा जान, अबरीश थक गई है। अब जितनी भी रस्में बाकी रहती हैं सुबह कर लीजिएगा। मैं इसे मज़ीद तकलीफ़ नहीं दे सकता। रजब ने अम्मा की तरफ देखते कहा। रज़िया बेगम जो एक रस्म के लिए दूध से भरा थाल उसके सामने ला रही थी, मुस्कुरा कर रह गई। रजब की बेताबियाँ किसी से छुपी हुई नहीं थी। सजी संवरी दुल्हन बने अबरीश को जब रजब अली के कमरे में पहुंचा दिया गया तो वो खूबसूरत सेज के दरमियान बैठ गई। कमरे का माहौल अबरीश का दिल धड़काने लगा। चारों तरफ फूलों की महकती खुशबू थी। अजीब सा फसूंतारी हो रहा था। अबरीश ने अपने कपकपाते हाथों पर काबू पाने की कोशिश की। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। खुद में सिमट गई थी वो। भारी कदमों की चाप अंदर दाखिल हुई और किसी ने पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अबरीश का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। वो रजब अली था जो अब मुस्कुराते हुए धीरे धीरे चलते अबरीश के सामने आकर बैठ गया था। उसके वजूद से उठती परफ्यूम की भीनी भीनी महक अबरीश के हवासों पर तारी होने लगी। रजब अली ने आगे बढ़कर उसका घूंघट हटा दिया। तुम पहले से बढ़कर खूबसूरत हो गई हो। जितनी बार तुम्हें देखता हूँ यकीन नहीं आता कि किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान हो सकती है। रजब अली ने नरमी से उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। उसके हिनाई हाथों पर अपनी उंगलियां फेरते वो उसे अपने जज्बों की दास्तान सुना रहा था। कैसे वो अमेरिका में दिन रात उसे याद करता था और वो उस 19 साला इमेच्योर रजब अली से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। अब वो एक 27 साला मैच्योर मर्द था, मगर साफ दिख रहा था कि वो अबरीश की मोहब्बत में सरता पैर डूबा हुआ है। अबरीश के हवास सुन्न होने लगे। अपनी ही धुन में बातें करता रजब अली अचानक चौंका। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? उसने निगाह उठाकर अबरीश की तरफ देखा और उसी पल जैसे उसके कदमों तले से ज़मीन निकली। सामने बैठी अबरीश का रंग खतरनाक हद तक सफ़ेद हो रहा था। वो किसी बुत की तरह बैठी रजब अली के चेहरे को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, यूं जैसे वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर यहाँ मौजूद हो। अबरीश क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? रजब अली ने हाथ आगे बढ़ाकर हल्का सा उसके कंधे को छुआ और जैसे वो इसी बात की मुंतज़िर थे, रजब के हाथ लगाते वो किसी मिट्टी के ढेर की तरह दाएं जानिब गिरती चली गई। रजब ने लपक कर उसे अपने बाजुओं के हिसार में संभाला। वो बेहोश हो चुकी थी। अबरीश अबरीश क्या हुआ है तुम्हें? उसके गाल थपथपाते रजब अली बेचैनी से पूछ रहा था, मगर अबरीश होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। जवाब कहाँ से देती? एहतियात के साथ उसे बेड पर वापस लेटाते रजब अली ने लपक कर पानी का ग्लास भरा। उसके खुद के औसान खता हो रहे थे। ग्लास में से पानी के छींटे अब उसके चेहरे पर मारते वो उसे मुसलसल होश में लाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके मुसलसल जर्द पड़ती रंगत साफ बता रही थी कि वो इतनी जल्दी और आसानी से होश में नहीं आने वाली। मुझे इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। रजब अली के जहन में ख्याल आया और अगले ही पल उसने अबरीश को अपने दोनों बाजुओं में उठाया
और तेज़ी से कमरे का दरवाज़ा खोल बाहर निकला। बाहर लाउंज में चंद करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। उन्होंने रजब को अब्रिश को इस तरह उठाकर लाते देखा तो सभी चौंक गए। या अल्लाह, खैर ये क्या हो गया? रज़िया बेगम लपक कर आ गए हैं। रजब खुद परेशान था, मगर उसने माँ को तसल्ली दी। लंबा सफ़र था, अम्मी शायद वीकनेस की वजह से बेहोश हो गई है। मैं इसे अभी हॉस्पिटल दिखा कर लाता हूँ, आप फिक्र मत करें। माँ को तो उसने तसल्ली दे दी, लेकिन गाड़ी की बैक सीट पर अब उसको डालते वो बेहद परेशान था। गाड़ी ड्राइव करने के दौरान भी बार बार वो मुड़कर अब्रिश को देखता रहा। बदकिस्मती से गांव के अंदर मौजूद वाहिद हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर मौजूद न था। रजब अली का दिल न माना कि वो अब्रिश को वहां लेकर जाए। गाड़ी की स्पीड बढ़ाते 1.5 घंटे का रास्ता सिर्फ 30 मिनट में तय करते हुए वो शहर के आलीशान हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। हॉस्पिटल में मौजूद तमाम लोगों ने हैरत से स्ट्रेचर पर आती उस दुल्हन को देखा था, जिसका लिबास, यहाँ तक के जेवरात भी वैसे के वैसे थे। कुछ की नज़रों में ताज्जुब था और कुछ की नज़रों में दिलचस्पी, मगर रजब अली बुरी तरह से परेशान था। डॉक्टर्स उसके हाथ से स्ट्रेचर लेकर इमरजेंसी में ले गए थे उसे, जबकि रजब अली बेचैनी से बाहर टहलने लगा। वो मैच्योर मर्द था, जानता था कि कमज़ोरी के बायस अब्रिश बेहोश हुई है, लेकिन उसे इस तरह लाचार देखकर रजब अली को ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था। डॉक्टर ने इमरजेंसी का दरवाज़ा खोलकर रजब अली को अजीब निगाहों से देखा। रजब लपक कर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? डॉक्टर ने एक सर्द निगाह रजब पर डाली और उसे अपने पीछे अंदर आने का कहा। वो फ़ौरन पीछे दाखिल हुआ था। कमरे में इमरजेंसी में एक बेड पर अब्रिश को लिटाया गया था। पर्दा बराबर था। रजब और डॉक्टर के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। क्या आपकी आज ही शादी हुई है? डॉक्टर ने सर्द लहजे में रजब से पूछा। रजब ने हाँ में सर हिला दिया। जी हाँ, अभी कुछ देर पहले रुखसती हुई है, शायद कमज़ोरी के बायस बेहोश हो गई है। रजब ने जवाब दिया तो डॉक्टर मुस्कुरा दी। उसकी नज़र अल्ट्रासाउंड मशीन पर जमी थी। आपकी बीवी के कुछ टेस्ट किए थे, मगर मुझे शक हो रहा था। मैंने अपने शक की तस्दीक के लिए इनका अल्ट्रासाउंड किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी बीवी माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने गोया रजब अली के सर पर बॉम्ब फोड़ा। रजब ने बेयकीन निगाहों से पलटकर बेड पर लेटी अब्रिश की जानिब देखा। वो होश में थी और फटी फटी निगाहों से डॉक्टर और रजब अली को देख रही थी। ये कैसे मुमकिन है डॉक्टर? रजब अली के मुंह से सरसराती आवाज़ निकली। डॉक्टर ने कंधे उचका दिए। रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं, ये होश में आ चुकी है। दवा हमने दे दी है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। डॉक्टर मशीनी अंदाज में कहते इमरजेंसी रूम से निकल गई। रजब ने पलटकर बेयकीन निगाहों से उसे देखा। उसे ऐसा लगा जैसे सातों आसमान उसके सर पर टूट पड़े हैं। उसने बेइख्तियार अपने माथे पर हाथ फेरा और उसी पल अब्रिश ने लपक कर उसका हाथ थाम लिया। मेरी बात सुनो रजब, ये डॉक्टर झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यकीन करो, ये चेली डॉक्टर है। तुम चाहो तो किसी और डॉक्टर से भी चेकअप करवा सकते हो, मेरा यकीन करो। वो बार बार खौफजदा नज़रों से रजब को देखती एक ही जुमला दोहरा रही थी। रजब का सर फटने लगा, मगर उसे डॉक्टर की बात पर खुद भी यकीन नहीं था। उसने अब्रिश को उठने में मदद दी। शायद उसे गलत फहमी हुई है, आओ हम किसी और डॉक्टर को दिखा लेते हैं, कोई मल्टीविटामिन टैबलेट्स ले लेते हैं। खुद को संभालते रजब अली ने जूता पहनने में अब्रिश की मदद की। अब उसकी आंखों में आंसू आने लगे। रजब उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लाया और अपनी गाड़ी में बिठाया। अब उसके बैठते ही रजब अली ने गाड़ी स्टार्ट की। इस बार गाड़ी की स्पीड पहले से कहीं ज़्यादा थी। परेशान तो वो अब भी था, लेकिन उसके माथे पर फिक्रों का जाल सा बना था। अब्रिश ने मुड़कर एक खौफजदा निगाह रजब पर डाली। अब तक वो जितनी बेताबियां उसे दिखाता आ रहा था, वो जैसे गुम सी हो गई थी। डॉक्टर की बात ने रजब को बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया था। अब उसका दिल चाहा वो फूट फूट कर रोने लगे। अचानक उसे जैसे घबराहट होने लगी। बेख्तियार उसने अपने माथे पर आया पसीना साफ किया। भारी लिबास, जेवर उसकी तबीयत बोझल कर रहे थे। उसे खांसी हुई, मगर उसकी मामूली सी छींक और खांसी पर तड़प कर उसका हाल पूछने वाला रजब अली खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा। शायद उसने ध्यान न दिया था। अब्रिश की आंखों में पानी भरने लगा। उसकी ये बेतनाई तो वो देख नहीं पा रही थी। गाड़ी रोके, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे बाहर खुली हवा में सांस लेना है, अब्रिश ने अपनी आंखें मीचते अचानक ही कहा। रजब अली ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। वाकई उसकी तबीयत खराब लग रही थी। उस वक्त वो लोग एक वीरान से रोड से गुजर रहे थे। रजब ने विंडो से झांक कर आसपास देखा। गाड़ी की रफ्तार सुस्त तो की, मगर गाड़ी रोकी नहीं। यहाँ गाड़ी रोकना मुनासिब नहीं है, मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाकर ही गाड़ी रोकता हूँ।
मगर अपरिश तो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। अचानक ही उसने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला और सुस्त होती गाड़ी से अचानक बाहर को कूद गए। धड़ाम से सड़क पर गिरने की उसकी आवाज़ जब रजब के कानों से टकराई तो वो हक्का बक्का रह गया। बेख्तियार उसने गाड़ी के ब्रेक पर अपना दबाव बढ़ा दिया। चरर की जोरदार आवाज़ सन्नाटे को चीरती दूर तक चली गई। गाड़ी रुक चुकी थी। बेताबी से अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते रजब अली बाहर निकला। उससे पीछे काफ़ी फासले पर वो ज़मीन पर गिरी थी। दुपट्टा शाने से ढलक चुका था। बालों का बनाया जूड़ा ढीला हो रहा था। माथे का टीका न जाने कहाँ गिर गया था। वो हथेलियों पर जोर देकर ज़मीन से उठने की कोशिश कर रही थी। रजब लगभग कर उसके पास आया। ये क्या बचपना है, ये क्या किया तुमने? अभी खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो। रजब अली को बेख्तियार गुस्सा आया था। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई थी। अबरीश ने नज़र उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें पानियों से भर रही थी। रजब अपने हाथ बढ़ाकर उसे अपने मुकाबिल खड़ा कर गया। अबरीश की निगाहें झुक गईं। आंसूज़ारो कतार उसकी आंखों से बह रहे थे। रजब ने एक ठंडा सांस लिया। ये सब तुमने क्यों किया अबरीश? गाड़ी से छलांग क्यों लगाई? अब के उसकी आवाज़ में मौत की सी ठंडक थी। मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं दूसरे डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहती। आप मुझे जान से मार दें, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप मेरे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकें। अबरीश ने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे और फूट फूट कर रोती ज़मीन पर बैठती चली गई। रजब अली पर जैसे किसी ने ठंडे या पानी का पूरा जग उंडेल दिया था। वो अपनी जगह सुन सा रह गया। बेख्तियार उसके लबों से निकला, क्यों? तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना चाहती? तुमने ही तो कहा था कि वो डॉक्टर झूठ बोल रही है, तो तुम्हें दूसरे डॉक्टर से चेकअप करवाना है। रजब अली की आवाज़ में बेयकीनी थी। उसकी बात सुनते रोती हुई अबरीश ने अपना सर उठाकर रजब को देखा। वो डॉक्टर झूठ नहीं बोल रही थी। मैं प्रेग्नेंट हूँ। पिछले 2.5 माह से मुझे खुद भी ये अंदाज़ा हो रहा था कि मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है। मुझे अपने वजूद में आती तब्दीलियाँ महसूस हो गई हैं। उस डॉक्टर ने बिल्कुल सच कहा है। टूटे फूटे लफ्ज़ों में अब उसने रजब अली को जो बताया था उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। रजब अली के बस में नहीं आ रहा था ये सब कुछ। सातों आसमान उस पर एक साथ टूट पड़े थे। वो फटी फटी निगाहों से अबरीश की तरफ देखते चिल्ला गया। अबरीश जवाब देकर दोबारा अपनी आंखों पर हाथ रख चुकी थी। उसकी सिसकियां वीरान रोड पर दूर दूर तक फैल रही थीं। न जाने कितनी देर तक रजब अली उसकी बात को समझने की कोशिश करता रहा, और जब वो बोला तो उसके लबों से बस इतना ही निकला, क्यों? ये सब कुछ तुमने क्यों किया? मैं तुम्हें बाकिरदार और मासूम समझता था, मगर तुम क्या निकली। मैंने 8 साल तुम्हारा इंतज़ार किया। जानती भी हो, अमेरिका में मर्द और जन के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती, ना कोई उसूल। इसके बावजूद मैंने किसी लड़की को छुआ तक नहीं। हमेशा खुद को तुम्हारा पाबंद बनाया, और तुमने मेरे जाते ही मुझे भुला दिया। और ये किसका गुनाह लेकर फिर रही हो? किस कीचड़ को उठाकर लाया हूँ मैं अपने साथ? बात के इख्तिताम पर रजब अली का लहजा सख्त हकारत भरा हो गया था। अबरीश ने तड़प कर सर उठाकर उसे देखा। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरी बात समझने की कोशिश करें। उसने आगे बढ़कर रजब अली का हाथ थामा, मगर रजब ने वही हाथ छुड़ाकर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा। दूर रहो मुझसे, अपने गंदे हाथ दूर रखो मुझसे। औरत होकर अपने नफ्स पर काबू नहीं पा सकी तुम, और मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। मैं ये समझता रहा कि तुम जो मुझसे कतरा रही हो ये तुम्हारी शर्म है। मुझे आखिर क्यों पता न चला कि तुम तो शराफत वाली ज़िंदगी और निकाह को पसंद ही नहीं करती। मुझे तुम्हारे वजूद से भी घिन आ रही है। दूर हो जाओ मुझसे। बेयकीनी से अपने गाल पर हाथ रखे अब अबरीश उसे देख रही थी। वो नफ़रत से ज़मीन पर दाएं जानिब को थूकता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। अबरीश यूं ही ज़मीन पर पड़े उसे दूर जाता देखती रही। गाड़ी में बैठकर रजब अली ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, मगर इससे पहले कि वो आगे बढ़ाता उसने अपना सर पीट लिया। घर वालों को क्या बताऊंगा कि इस गुनाहों की पोटली को अपनी मर्ज़ी से ब्याह कर लाया था, और अब कहाँ छोड़ कर आया हूँ? ये सब मैंने क्यों कर दिया? उसकी गैरत पर एक के बाद एक ताज़ियाना लग रहा था। उसने अपना हाथ ज़ोर से स्टीयरिंग व्हील पर मारा। दर्द की एक शदीद लहर उसके वजूद में जागी, मगर वो उसे नज़रअंदाज करता गाड़ी से नीचे उतरा। अगले ही पल वो उसे बाजू से पकड़े घसीट रहा था। चलकर गाड़ी में बैठो और अपने इस गुनाहों की पोटली को घर में किसी के सामने लाने की ज़रूरत नहीं। कुछ अरसे बाद मैं खुद ही तुम्हें तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। उसे गाड़ी में धक्का देते रजब ने नफ़रत से कहा,
अबरी सुन सी रह गई। रजब अली के इस लहजे की आदी नहीं थी वो, मगर शायद यही उसके नसीब में लिखा था। दूसरी जानिब आकर बैठते रजब अली ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब उसका रुख हवेली की जानिब था, मगर उसके चेहरे पर पहले नजर आने वाली खुशी की जगह एक ठंडा तासुर था। वो उसे घर वापस ले आया। रज़िया बेगम ने अपने कदमों पर चलकर आती अबरीश को देखा तो सुकून का सांस लिया। रजब अली तेज़ी से चलता अपने कमरे में दाखिल हो गया। अब उसने बेबस निगाहों से कमरे के बंद दरवाजे को देखा। रज़िया बेगम भी हैरान रह गई। शायद वो थक गया। तुम भी थक गई होगी, जाओ जाकर आराम करो और दवा खा लेना, रज़िया बेगम ने प्यार से अबरीश से कहा। तो वो सर झुकाकर दरवाजे तक चली आई। हल्के हाथ से दरवाजे का लॉक घुमाकर वो अंदर दाखिल हुई। सामने ही वो बेड पर अपनी आंखों पे हाथ रखे लेटा हुआ था। अबरीश लब को चबाते हुए चंद लम्हों तक उसे देखती रही। लिबास तो उसे बदलना ही था। खामोशी से उसने अलमारी में से अपना एक सादा जोड़ा निकाला और वॉशरूम में जा घुसी। दुल्हन आपे का रूप उसे रास ही नहीं आएगा, ये बात तो वो अच्छे से जानती थी। वो चेंज करके बाहर निकली तो कमरे में रजब अली का भारी तनफ्फुस गूंज रहा था। वो खामोशी से सामने रखे काउच पर जाकर लेट गई, अपनी किस्मत पर आंसू बहाते। न जाने उसे कितना वक्त गुजर गया जब उसकी आंख लग गई। अगली सुबह हल्के से शोर से उसकी आवाज़ खुली। वो चिड़ियों की आवाज़ थी जो खुली खिड़की में से अंदर आती सुनाई दे रही थी। वो बेख्तियार उठ बैठी। रजब अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं था, शायद कहीं जा चुका था। दिन भर मेहमानों का सिलसिला जारी रहा। लोग आकर दुल्हन को देखते रहे। लोग हवेली में आकर नई दुल्हन को देखते रहे। रज़िया बेगम ने उसके ख्याल रखने में कोई कमी ना छोड़ी। शाम को उसका वलीमा था। एक दफ़ा फिर उसे हसीन तरीन दुल्हन बनाकर स्टेज पर बिठा दिया गया। वो गैर इख्तियारी तौर पर रजब का इंतज़ार करती रही, मगर उसने ना आना था और ना आया। स्टेज पर अकेले बैठ कर जब काफ़ी देर बाद रजब की कज़नों ने उसे वापस कमरे में भेज दिया, शोर हंगामे से अंदर आते अबरीश के जैसे कानों को सुकून आया था। बेख्तियार बेड के ग्राउंड से टेक लगाकर उसने एक गहरी सांस ली। आंखों से दो आंसू टपक कर उसके गालों पर फैल गए। तभी कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। उसने एक सरसरी निगाह सजी संवरी अबरीश पर डाली। ये तफाइफों की तरह सच संवर कर मुझे रुझाने के लिए आइंदा मत बैठना, सख्त जहर लगती है मुझे तुम जैसी औरतें। तुम्हारी असलियत पहचान चुका हूँ मैं। बेहतरी यही है कि मेरे सामने कम आया करो। नफरत भरे लहजे में पुकारता वो वॉशरूम में जा घुसा। अबरीश पर जैसे किसी ने घड़ों पानी डाल दिया था। वो सुन सी बैठी रह गई। वॉशरूम से बाहर निकलते वो अपनी जगह पर जाकर सो गया। अबरीश खामोशी से उठी और चेंज करने के लिए वॉशरूम चली गई। उसने अपनी किस्मत पर सब्र कर ही लिया था। आईने में अपने अक्स को देखते उसे याद आ रहा था उसने हमदान साहब की कितनी मिन्नतें की थीं कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, वो रजब को धोखा नहीं देना चाहती। मगर हमदान साहब ने अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ दिए थे। मैं बीमार हूँ अबरीश, मेरे सिवा तुम्हारा कोई और नहीं। न जाने कब मेरी आंखें बंद हो जाएं। ये कुदरत ने फिर से तुम्हारा हाथ थामा है, उसे इनकार मत करो, शादी के लिए मान जाओ। हमदान साहब की आंसू भरी आवाज़ पर ना चाहते हुए भी उसने रजब अली के रिश्ते को कबूल किया था और आज नतीजा उसके सामने था। ठंडी सांस लेते वो बाहर निकली और खामोशी से जाकर काउच पर लेट गए। उसके बाद रजब अली तो जैसे वतीरा बना चुका था, कमरे में कम ही आता। सारा दिन हवेली के दरो दीवार को घूरती रहती। रज़िया बेगम बहुत अच्छी सास थी। उन्होंने अबरीश को बहुत प्यार दिया, मगर न जाने क्यों वो हर वक्त अजीब सी गमज़दा कैफियत का शिकार रहती। एक रोज़ वो सीढ़ियों से उतर कर आ रही थी जब उसने देखा कि रज़िया बेगम लाउंज में टेलीफोन का क्रैडल हाथ में लिए खड़ी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अबरीश चौंक सी गई थी। सीढ़ियाँ उतरकर तेज़ी से उनके पास आई और पूछा, अम्मी क्या हुआ, किसका फ़ोन है? अबरीश के पूछने की देर थी कि फ़ोन का क्रैडल रज़िया बेगम के हाथ से छूटकर नीचे गिरा। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने बेसाख्ता उन्हें अपने साथ लगा लिया। वो परेशान हो गई थी। रज़िया बेगम सिसकियों के साथ रो रही थी। या अल्लाह, ये कैसा इम्तहान है मेरा, क्यों मेरा मसब इतनी मुसीबत में फंस गया। मुझे औलाद दी थी तो औलाद का सुख भी देता, वो सब क्यों किया तूने मेरे साथ, ये क्या हुआ है? ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते वो मुसलसल रो रही थी। अबरीश को थोड़ा अजीब लगा।
یہ نام اس نے پہلی دفعہ سنا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک رضیہ بیگم روتی رہی۔ ابریش ان کی کمر پر ہاتھ پھیر کر انہیں تسلیاں دیتی رہی۔ وہ تھوڑی چپ ہوئیں تو ابریش انہیں صوفے پر بٹھا کر ان کے لیے پانی لے آئے۔ رضیہ بیگم نے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیا اور تبھی دونوں آہٹ پر چونکی تھیں۔ دروازے سے رجب علی داخل ہو رہا تھا۔ ابریش کو دیکھ کر اس کے چہرے پر اسپاٹ سے تاثرات پھیل گئے، لیکن جوں ہی اس کی نظر صوفے پر بیٹھی ماں پر پڑی وہ چونک گیا۔ رضیہ بیگم کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ بہت روتی رہی ہیں۔ رجب علی لپک کر ماں کے پاس آیا۔ کیا بات ہے اماں، کیوں رو رہی تھی آپ؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ رضیہ بیگم کی آنکھوں سے ایک دفعہ پھر آنسو بہنے لگے۔ رجب وکیل صاحب کا فون تھا۔ مصعب کو عمر قید کی سزا ہو گئی، ہم اسے نہیں بچا سکے۔ رضیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ رجب کے چہرے پر بھی عجیب سا تاثر پھیلا۔ ابریش نے ناسمجھی کے عالم میں کبھی رجب کی طرف دیکھا تو کبھی رضیہ بیگم کی طرف، اور شاید رضیہ بیگم کو اندازہ ہوا کہ ابریش کو مصعب کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ انہوں نے خود پر قابو پایا اور بولی، وہ مصعب میرا بڑا بیٹا ہے، رجب علی کا بڑا بھائی۔ یہ دونوں چھوٹے ہی تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ رجب چھوٹا تھا، مصعب بڑا۔ میں نے حویلی کی ذمہ داری اس پر ڈالنے کی کوشش کی، مگر جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس لائق نہیں۔ وہ بری صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگا، باپ سر پر نہیں تھا۔ اوباش لڑکوں نے اسے بگاڑ ڈالا۔ وہ حویلی سے لمبے عرصے کے لیے غائب رہنے لگا۔ رجب اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا تھا تو مصعب کا کوئی پیچھا نہ کر سکا۔ چھوٹی موٹی شکایتیں تو اس کی آتی ہی رہتی تھیں، مگر پھر وہ لمبے عرصے کے لیے گھر سے غائب رہنے لگا۔ اس کے دوست چھٹے ہوئے بدماش تھے۔ میں نے کئی بار اسے سمجھایا مگر وہ نہیں سمجھا۔ اسے دیکھ کر ہی لگتا تھا وہ جرائم پیشہ بن چکا ہے۔ نشے کی عادت نے اسے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ایک روز وہ غائب ہوا تو ایسا غائب ہوا کہ مہینوں تک اس کی خبر نہ آئی۔ رجب علی جن دنوں پاکستان آنے والا تھا، انہی دنوں مجھے ہمارے شہر میں رہنے والے ایک رشتہ دار نے خبر دی کہ رجب علی کو ایک ڈکیتی کے دوران پکڑ لیا گیا ہے۔ ڈکیتی میں اس کے ہاتھوں ایک بوڑھا شخص بھی قتل ہوا تھا، اس لیے اس بار اس کا جیل سے چھوٹنا ناممکن تھا۔ ہم نے کیس دائر کیا۔ اب تک تو ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ رجب کس جیل میں ہے، لیکن آج وکیل صاحب نے بتایا کہ اسے خفیہ جیل سے نکال کر سادہ جیل میں منتقل کر دیا گیا اور اب ہم لوگ اس سے مل سکتے ہیں۔ بات کے اختتام پر رضیہ بیگم نے رجب علی کی جانب دیکھا جو سر تاثرات کے ساتھ بیٹھا تھا۔ رجب، مجھے مصعب سے ملانے کے لیے لے جاؤ، میں آخری دفعہ اسے دیکھنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد میں کبھی پلٹ کر اس کی شکل بھی نہ دیکھوں گی۔ رضیہ بیگم کی آنکھیں ایک دفعہ پھر نم ہونے لگی۔ رجب نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں تسلی دی۔ فکر مت کریں امی، میں وکیل صاحب سے بات کرتا ہوں، ہم ابھی بھائی سے ملنے جائیں گے، آپ تیار ہو جائیں۔ رجب نے اسپاٹ نگاہ پاس کھڑی ابریش پر ڈالی۔ سفید رنگ کے لباس میں وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ رجب کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر اگلے ہی پل جب اسے ابریش کا گناہ یاد آیا تو اس نے اپنی نگاہیں پھیر لیں۔ اس کی ماں اپنی چادر لے کر آئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی میں بیٹھے وہ لوگ شہر کی سمت جا رہے تھے۔ گاڑی جیل کے سامنے رکی تو ابریش گھبرا گئی۔ وہاں تو بھانت بھانت کے لوگ تھے، عجیب طرح کی بولیاں تھیں۔ رضیہ بیگم کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ رجب علی دونوں عورتوں کو احتیاط کے ساتھ جیل کی سمت لے جا رہا تھا۔ ایک جانب ان کا وکیل لپک کر آیا، رجب علی صاحب اس طرف آئیے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اس نے ادب سے رجب علی کو پکارا تو وہ تینوں اس کی جانب مڑ گئے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کوئی شخص بیٹھا تھا جس کی پشت ان تینوں کی جانب تھی۔ رضیہ بیگم سلاخوں کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ رجب علی بھی ان کے ساتھ تھا۔ ابریش خاموش کھڑی انہیں روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے آنسوؤں کے درمیان ہی پکارا، مصعب میری طرف دیکھو۔ اندر بیٹھا شخص جس کے بال بے ترتیبی سے بڑھے ہوئے تھے اچانک پلٹا۔ اس کی نظر رضیہ بیگم پر پڑی اور اسی لمحے ابریش نے بھی اسے دیکھا۔ اس کے قدم گویا زمین میں گڑ سے گئے، وہ بے اختیار لڑکھڑا گئے۔ رجب نے بے اختیار مڑ کر اس کی حرکت کو دیکھا۔ اس کا چہرہ تیزی سے سفید پڑ رہا تھا۔ وہ بے اختیار گھبرا کر رجب کے قریب ہوئی اور اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ رجب چونک گیا کہ کیا ہوا ہے تمہیں ابریش؟ اس نے سختی سے پوچھا، مگر ابریش کی نگاہیں تو جیل کے پیچھے کھڑے مصعب پر جمی تھی جو عجیب نگاہوں سے رضیہ بیگم کے پیچھے کھڑی ابریش کو گھور رہا تھا۔ ابریش کو چکر آنے لگے۔ اسے لگا اگر وہ ایک لمحہ اور یہاں کھڑی رہی تو نیچے جا گری۔ اچانک ہی وہ پلٹی اور تیزی سے بھاگتی ہجوم کو چیرتی باہر نکلتی چلی گئی۔ رجب نے اسے آواز دی۔ رضیہ بیگم نے بھی اسے دیکھ لیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابریش نے یہ سب کیوں کیا۔ تبھی رجب کی نگاہ اپنے بھائی مصعب پر پڑی۔
इसे जाने दो, वो यहाँ खड़ी नहीं रह सकती। उसकी बात पर रज़िया बेगम और रजब अली दोनों ने चौंक कर उसे देखा। मसब की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाहर गाड़ी में बैठी अबरिश दोनों हाथ मुंह पर रखे फूट फूट कर रो दी थी। उसे याद आया कॉलेज की तालीम मुकम्मल होने तक उसका राब्ता रजब अली से था। वो उसकी वापसी का इंतज़ार कर रही थी। हमदान साहब मिडिल क्लास ज़रूर थे मगर बेटी की मोहब्बत से भी वाकिफ़ थे। इन्हीं दिनों उन्हें मकान बदलने के लिए ऑर्डर दे दिए गए। उन्होंने मकान बदला तो इसी दौरान अबरिश का फ़ोन कहीं खो गया। उसके बाद जब रजब अली से उसका कोई राब्ता ना हो सका, दिन गुजरते रहे। अचानक हमदान साहब का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट के नतीजे में उनकी दोनों टांगें ख़त्म हो गईं। वो मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों में जकड़े गए। माँ तो सर पर थी नहीं। हमदान साहब अबरिश के लिए बेहद परेशान रहने लगे। घर के हालात बिगड़ रहे थे। अबरिश ने करीबी स्कूल में मुलाजमत कर ली। वो रोज़ सुबह स्कूल जाती तो उसे अजीब सा एहसास होता। बस स्टॉप पर उबाश लड़कों का एक गिरोह खड़ा रहता, जिसमें से एक लड़का अबरिश को कुछ ज़्यादा ही मुखातिब करने की कोशिश करता और एक रोज़ तो उसने हद ही कर दी। उसने आगे बढ़कर अबरिश का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी जानिब खींचा। अबरिश को शदीद तैश आया। उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा था। वो चाहती थी स्कूल छोड़ दे, लेकिन इससे पहले ही वो लड़का गायब हो गया, दोबारा कभी नज़र ना आया। चंद महीने बाद वो अपने वालिदैन के हमरा रिश्ता लेकर आया तो अबरिश हैरान रह गई, मगर वो बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। अबरिश ने घबरा कर इनकार करना चाहा तो उसने अलहदगी में अबरिश को यकीन दिलाया कि वो बदल चुका है। अबरिश के एक थप्पड़ ने उसे राह रास्त पर लेकर आ रखा है और वो उससे बेहद मोहब्बत करता है, उससे शादी करना चाहता है। अबरिश ने हमदान साहब को सबके बारे में कुछ नहीं बताया। हमदान साहब उसके रिश्ते की वजह से वैसे ही परेशान रहते थे। उन्होंने उस लड़के का रिश्ता कबूल कर लिया। चंद लोगों के दरमियान अबरिश का निकाह उस लड़के से हो गया। ये सब याद आते हुए अबरिश फूट फूट कर रो दी थी। जेल की सलाखों के पीछे खड़ा मसब बता रहा था कि ये वो लड़की है जिसे चंद महीने पहले मैंने निकाह किया, सिर्फ इसलिए कि इसने मेरी जुर्रत के जवाब में मुझे भरी सड़क पर थप्पड़ मारा था। मैंने इसे मसा चखाने का सोचा और उससे सिर्फ एक रात के लिए निकाह किया। झूठे वालिदैन बनाकर मैं इसके घर ले गया। इसका बाप मासूर और बेवकूफ़ आदमी था। उसने अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दिया। शादी की रात गुजारते मैंने अगली सुबह तलाकनामा इसके सिरहाने रखा और खुद निकल आया। शायद जब वो जागी होगी तो उसे पता चल गया होगा कि मैंने उसके साथ कितना जुल्म किया। मसब फूट फूट कर रोने लगा था। गाड़ी में बैठी अबरिश भी रो रही थी। खुद पर गुजरने वाले जुल्म का अंदाज़ा होते ही वो ठहर सी गई, मगर बूढ़े बाप की खातिर उसने खुद को संभाल लिया। और जब रजब अली का रिश्ता उसके लिए आया तो हमदान साहब ने उसे सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहा और उससे वादा लिया था कि वो खुद रजब को कुछ नहीं बताएगी। जेल के सामने खड़ा रजब बेयकीनी से अपने बड़े भाई को देख रहा था। बेइख्तियार उसने अपने सर को दोनों हाथों में थाम लिया। ओह मेरे खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? अगर मसब ने अबरिश पर जुल्म किया था तो खुद उसने कौन सा कम किया था? उसने उसकी एक तसल्ली, एक वजाहत भी नहीं सुनी। वो ज़मीन पर बैठता चला गया। रज़िया बेगम घबरा गई थी। मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका था। न जाने किस तरह रजब अली रज़िया बेगम को घर वापस लाया था। हवेली के सामने उतरते ही अबरिश अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल भागती हुई अंदर चली गई। रजब अपनी बेबस निगाहों से उसे देखने लगा। उसने अपने हाथों से उसे खो दिया था। अब वो किस तरह उसको वापस लाएगा? क्या वो कभी उसका भरोसा कर पाएगी? तकलीफ़ थी। बहुत बड़ा नुकसान था। नुकसान करने वाला उसका अपना भाई था। रज़िया बेगम ने रजब के कंधे पर हाथ रखा। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था? रजब ने तकलीफ से अपनी आंखें मींच ली। पता था माँ, और अबरिश माँ बनने वाली है, मसब भाई के बच्चे की माँ। ये बात बहुत तकलीफ देती। अपने मुंह से अदा करते रजब जैसे पुलिस रात से गुजर गया था। रज़िया बेगम भी सन्नाटे में आ गई। वो एक समझदार औरत थी। उन्होंने धीरे से रजब अली का कंधा थपथपाया। शायद यही वजह है कि पिछले काफ़ी दिनों से तुम मुझसे उखड़े हो। वो तुम्हारे अपने भाई का खून है, इस हवेली का खून है। मोहब्बत की है तो उसे निभाना भी सीखो। रज़िया बेगम की बात मुख्तसर थी, मगर रजब अली समझ चुका था। रज़िया बेगम को उनके कमरे में छोड़ते हुए वो सीधा अपने कमरे तक चला आया। कमरे में अंधेरा था। वो बेड पर बैठी थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। रजब धीरे से चलता उसके ऐन मुकाबिल जा खड़ा हुआ। अबरिश ने सर उठाकर उसे देखा।
کچھ بھی کہے بغیر رجب نے نیچے بیٹھ کر اس کے دونوں پیر پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو ابریش، میں نے تم پر شک کیا، صرف ایک لمحے کے لیے بھی میں نے تمہیں موقع نہیں دیا کہ تم اپنی صفائی دے سکو۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، پتہ نہیں میں اتنا کم ظرف کیسے ہو گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ابریش ساکت سے رہ گئی۔ آج سے پہلے اس نے ایسا مرد بھلا کب دیکھا تھا جو اپنی غلطی پر یوں بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ مرد دغا کرتے ہیں لیکن غلطیاں نہیں مانتے، لیکن یہ ایک ایسا مرد تھا جس نے اتنے برس اس کا انتظار کیا تھا۔ واپس آتے جو اس کو سننے کو ملا تھا وہ تو کسی کا بھی ایمان ڈاواڈول کر سکتا تھا۔ رجب علی تو پھر برسوں اس سے دور رہا تھا۔ ابریش کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر آنسو گرنے لگے۔ رجب نے یک لخت اسے سینے سے لگا کر زور سے بھینچا۔ مجھے معاف کر دو، اب میں تمہیں کبھی نہیں رونے دوں گا۔ میں تو خود تمہیں اپنے وجود سے نفرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے تم ویسے ہی ہو، انچھوئی اور پاکیزہ۔ ابریش کے جلتے وجود پر جیسے کسی نے پھوار ڈال دی تھی۔ رجب علی کے الفاظ اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہے تھے۔ اس کے سینے میں منہ چھپاتے وہ مسکرا دی، بھیگی آنکھوں کے ساتھ یہ مسکراہٹ ایسے لگا جیسے بارش کے بعد کوسے قزح نکل آئی ہو۔ رجب کو یقین تھا اسے معافی مل گئی ہے، اسے اپنے ساتھ لپٹائے۔ اس نے عہد کیا تھا کہ آنے والے وقتوں میں وہ کبھی اسے دکھ نہیں دے گا۔